दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजप्रीत। स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है यह रहेगी जो फाइलॉजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो डॉक्टर SR रंगनाथन की पहली पुस्तक थी। उसमें हमने पिछली कुछ वीडियो के अंदर जो चार सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर जो पांचवा सूत्र है जिसका नाम है पुस्तकालय एक विकास संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर संस्था दिया है और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अर्थात डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय को एक जीव की भांति ऑर्गेनिज्म की भांति बताया है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि पुस्तकालय एक विकासशील देश है, तो वो आपको चार ऑप्शन दे देगा जिसमें दो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म। तो उसमें ऑर्गेनिज्म राइट आंसर होगा। तो पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र उसकी प्रकृति का द्योतक है। जो पांचवा सूत्र है वो पुस्तकालय की प्रकृति के बारे में बताता है। जो पुस्तकालय का नियोजन और संगठन व्यावसायिक सिद्ध होता है। हम सब जानते हैं कि विकासशील संस्था ही उत्तरजीवित सर्वाइव रह सकती है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो संस्था निरंतर विकास करती रहती है वही उत्तरजीवित सर्वाइव रह सकती है। इस सूत्र के अंदर डॉक्टर SR रंगनाथन ने बाल विकास और जो वयस्क विकास एडल्ट ग्रोथ है उसके बारे में बताया है। रंगनाथन के शब्दों में रंगनाथन ने पांचवें सूत्र के अंदर कहा है कि एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है। डॉक्टर SR रंगनाथन का कहना है कि जो एक विकासशील संगठन है वह नई सामग्री ग्रहण करता है, पुरानी सामग्री का त्याग करता है। हम अपने आकार में परिवर्तन करता है। कौन विकासशील? एक विकासशील संगठन वह नई सामग्री का ग्रहण करता है, पुरानी सामग्री का त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है और नई शकल तथा स्वरूप ग्रहण करता है। क्योंकि एक विकासशील संगठन अपने आप में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वृद्धि का अर्थ जीवन है। यहाँ पर वृद्धि का अर्थ क्या है? जीवन। जीवंत सत्ता में वृद्धि अथवा विकास दो प्रकार का होता है। पहला है बाल विकास चाइल्ड ग्रोथ, दूसरा है वयस्क विकास एडल्ट ग्रोथ। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जबकि वयस्क विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। सभी पुस्तकालय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास की अवस्था में रहते हैं। कि जो शुरुआती जो पुस्तकालय है वो अपनी शुरुआती दौर में कौन सी अवस्था में रहते हैं? बाल विकास की अवस्था में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता है वह एडल्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है ना वो हमेशा बाल विकास की अवस्था में रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो पाठ्य सामग्री है उनका संग्रहण किया जाता है और पुरानी पुस्तकों को बाहर नहीं निकाला जाता है। और कुछ समय पश्चात वयस्क विकास अवस्था में को प्राप्त हो जाते हैं। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, जबकि वयस्क विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। सभी पुस्तकालय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास की अवस्था में रहते हैं और कुछ समय पश्चात वयस्क विकास अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु राष्ट्रीय पुस्तकालय सदैव ही बाल विकास अवस्था में रहता है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वह सदैव ही बाल विकास अवस्था में क्यों रहता है? क्योंकि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसमें पाठ्य सामग्री का संग्रहण किया जाता है तथा पुरानी जो पाठ्य सामग्री है उसको हटाया नहीं जाता है। जबकि जो वयस्क एडल्ट ग्रोथ के अनुसार है या जो अन्य पुस्तकालय है उसमें जो पुरानी पाठ्य सामग्री है उसको हटा दिया जाता है। पुस्तकालय के तीन प्रमुख घटक हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन के ऑल इंडिया लाइब्रेरियन के एग्जाम उठाकर देख लेना, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय के तीन घटक कौन कौन से हैं, जिसमें आपको तीन ऑप्शन तो ये एक दे देगा लाइब्रेरी। तो एक तो ग्रंथ होती है पुस्तक, एक पाठ्यघन और एक कर्मचारी। ये तीन पुस्तकालय के प्रमुख घटक होते हैं। पुस्तकालय के तीनों घटकों में बढ़ोतरी होती है। ये पांचवें सूत्र में क्या होता है कि जो ग्रंथ पाठ्यघन और कर्मचारी इन तीनों घटकों के अंदर बढ़ोतरी होती है। बाल विकास अवस्था में वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि बाल विकास अवस्था में
वे स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, किंतु व्यस्त विकास व्यवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि नवीन ग्रंथ पाठक तथा कर्मचारी आते हैं परंतु पुराने निकल जाते हैं। कि जो यदि कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उसमें ग्रंथ पाठकगण कर्मचारी आएंगे तो वह क्या बाल विकास अवस्था में होगी, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हो जाएगा तो वह किसमें चली जाएगी, व्यस्त विकास अवस्था में। क्योंकि उसके अंदर जो पुराने पाठक थे वह चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। जो पुरानी पाठ्य सामग्री थी वो चली जाएगी, नई आ जाएगी। जो पुराने कर्मचारी थे वो चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री सदैव सुरक्षित रखी जाती है और निष्कासित नहीं की जाती। यही बात है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में उसमें पाठ्य सामग्री का सदैव संरक्षण किया जाता है और जो पुरानी पाठ्य सामग्री उससे बाहर नहीं निकाली जाती, इसलिए यह सदैव बाल विकास अवस्था में ही रहते हैं। आपसे कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सी अवस्था में आता है, तो बाल विकास अवस्था में रहता है। हम अब पुस्तकालय विकास के 3 घटक कौन कौन से, ग्रंथ, पाठक और कर्मचारी पर अलग अलग विचार करेंगे। सर्वप्रथम है ग्रंथ डॉक्यूमेंट। ग्रंथ भंडार का स्टॉक रूम, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है। एक विकासशील जीवित पुस्तकालय में नवीन ग्रंथ रहते हैं जिसका ग्रंथ भंडार तथा निदानियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निदानी क्या होती है, रैक्स, जो अलमारी के अंदर पुस्तकें रखी जाती है, जिसे इंग्लिश में रैक्स कहते हैं, RACK, रैक। उसे पुस्तकालय की भाषा में निदानी कहा जाता है। पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए, एम्प्लांतर में बढ़ोतरी का प्रावधान होना चाहिए। ग्रंथ निदानियों में समरूपता नहीं होनी चाहिए, उनके फलक समझनीय एडजस्टेबल होने चाहिए। निदानियों पर लगी हुई संरचनाएं अर्थात गाइडेंस भी समझनीय होने चाहिए, अर्थात जो रैंक के अंदर जो गाइडेंस लगी हुई है वह समझन योग्य होनी चाहिए। सूची तथा सूची कक्ष, ग्रंथ का ही दूसरा भाग है सूची तथा सूची कक्ष। प्रत्येक ग्रंथ के लिए औसतन 6 प्रविष्टि का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथ के लिए औसतन लगभग कितने 6 प्रविष्टियों का 6 एंट्री बनाई जाती है। अंत सूची का विकास ग्रंथ भंडार की अपेक्षा 6 गुना होता है। सूची का विकास ग्रंथ भंडार की अपेक्षा कितने गुना, 6 गुना होता है। पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को सदैव दृष्टिगत रखना चाहिए, अर्थात यदि कोई पुस्तकालय भवन का निर्माण या पुस्तकालय भवन की योजना बना रहे तो उसे यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रंथ के लिए औसतन 6 प्रविष्टियों का निर्माण किया जाना चाहिए। रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। इंपॉर्टेंट कि पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र करता है। पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र करता है, तो 5वां सूत्र। वैसे होते हैं सूची ऐसी होनी चाहिए जिसमें नवागत जो नए ग्रंथों की प्रविष्टियों को उचित स्थान पर समाविष्ट किया जा सके और गतिविधि गुमी हुई और जीर्णशीर्ण ग्रंथों की प्रविष्टियों को सरलता से निष्कासित किया जा सके। अर्थात सूची ऐसी बनानी चाहिए जिसमें जो नए ग्रंथ है उनकी जो एंट्री है उनको उचित स्थान पर समाविष्ट किया जा सके और गतिविधि गुमी हुई और जीर्णशीर्ण ग्रंथों की प्रविष्टियों को सरलता से निकाल देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। यह सुविधा पत्रक स्वरूप सूची में प्राप्त होती है। समय के साथ सूची के नए भौतिक स्वरूपों का विकास किया जा रहा है। अब सूची का कंप्यूटरीकरण भी किया जा रहा है, जिसे हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जैसे ओपेक कहते हैं। ओपेक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अर्थात तो पहले सूची क्या हाथ से बनाई जाती थी, भौतिक स्वरूप में होती थी, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट के कारण, कंप्यूटर के विकास के कारण क्या हुआ, सूची ऑनलाइन बनने लगी, जिसे ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। वर्गीकरण तथा सूचीकरण पद्धति
ज्यों ज्यों पुस्तकालय का विकास होता है, इनकी तीव्र आवश्यकता तथा महत्व अनुभव होता है। अंततः आरंभ से ही सर्वव्यापी, अतिथ्यशील, विकासशील एवं सक्षम वर्गीकरण पद्धति का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार सूचीकरण के लिए एक सक्षम सूची संहिता का चुनाव आवश्यक है और नई प्रकार की पाठ्य सामग्री का सूचीकरण के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। अर्थात पुस्तकालयों का विकास तीव्र गति से हो रहा है और इनकी तीव्र आवश्यकता तथा महत्व अनुभव होता है। पुस्तकालय की योजना बनाते समय ही पुस्तकालय के अंदर एक तो विकासशील एवं सक्षम वर्गीकरण पद्धति का चयन करना चाहिए और सूचीकरण सक्षम सूची संहिता का चुनाव करना आवश्यक है। ये थे जो पुस्तकालय के 3 घटक थे। ग्रंथ, पाठक, कर्मचारी, उसमें हमने पढ़ा ग्रंथ के अंदर पढ़ा हमने ग्रंथ भंडारण कक्ष, सूची तथा सूची कक्ष, वर्गीकरण तथा सूचीकरण पद्धति। अब नेक्स्ट है पाठगण। पाठगण के अंदर एक तो अध्ययन कक्ष आ गया। पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ विस्तृत अध्ययन कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात पुस्तकालय के अंदर जैसे जैसे पाठकों की संख्या बढ़ेगी उसमें क्या होगा, विस्तृत अध्ययन कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अंत पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए। संदर्भ सेवा, जो ग्रंथ संग्रह का विकास होता है, पाठकों को संदर्भ सेवा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पुस्तकालय में जैसे जैसे ग्रंथों के संग्रह का विकास होता है, पाठकों को संदर्भ सेवा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। नवागत पुस्तकों से भी पाठकों को परिचित कराना आवश्यक है। अर्थात जो लाइब्रेरी के अंदर नई नई पुस्तकें आती है उससे भी जो पाठक होते हैं उनको परिचित करवाना चाहिए। उपयोगकर्ता शिक्षा, यूजर एजुकेशन। पुस्तकालय विकास के साथ उपयोगकर्ता शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य भी संदर्भ कर्मचारियों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय से परिचित करवाया जाता है, उसके नियमों विनियमों से परिचित करवाया जाता है, विभिन्न सेवाओं सुविधाओं से परिचित करवाया जाता है, सूची के उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाती है और संदर्भ ग्रंथों की जानकारी दी जाती है। उपयोगकर्ता शिक्षा क्या होता है कि मान लो यदि लाइब्रेरी में कोई नए पाठक आते हैं तो उनको जो पुस्तकालय के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनसे परिचित करवाया जाता है, कैसे नियम विनियम है उनसे परिचित करवाया जाता है, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, कौन कौन सुविधाएं हैं, सूची का उपयोग कैसे किया जाता है, उन सब की जानकारी दी जाती है। संदर्भ ग्रंथों, कौन कौन संदर्भ ग्रंथ है उनकी जानकारी दी जाती है। ग्रंथ परिसंचरण, पाठकों की संख्या में वृद्धि के साथ ऐसी ग्रंथ निर्गम विधि इशू सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है जिसमें शीघ्र अधिक से अधिक पाठकों को ग्रंथ निर्गम आगम किया जा सके। अर्थात यदि लाइब्रेरी में पाठकों की संख्या ज़्यादा हो गई तो ऐसी ग्रंथ निर्गम विधि अर्थात इशू रिटर्न, पाठकों का ग्रंथों को पुस्तकालय से ले जाना तथा वापस जमा करवाना, उसे इशू रिटर्न कहते हैं, जिसमें शीघ्र अधिक से अधिक पाठकों को ग्रंथ निर्गम आगम, निर्गम अर्थात पुस्तकालयों को पाठकों को पुस्तकें इशू करवाना, आगम का मतलब है पाठकों द्वारा पुस्तकें वापस पुस्तकालय में जमा करवाना, जिसे रिटर्न बोला जाता है। इस तरह से भारतीय परिस्थितियों में ब्राउन परिसंचरण प्रणाली, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम उचित ठहरती है और इन सब के प्रयोग के लिए ब्राउन परिसंचरण, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम, पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अप्रवेश प्रणाली, क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम व्यवहारिक हो जाती है। अंततः अबाध प्रवेश प्रणाली को अपनाया जाना आवश्यक है। अबाध प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम क्या होता है कि पाठक लाइब्रेरी में आया और अपनी पुस्तक तक सीधा ही पहुंच गया, बीच में उसे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं हुई, तो वो क्या होता है, अबाध प्रवेश प्रणाली अर्थात ओपन एक्सेस सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अबाध प्रवेश प्रणाली ही एकमात्र विकल्प है। अब थर्ड है कर्मचारी। 3 घटक थे जिसमें से हमने पहला पढ़ा पाठक, पहला पढ़ा हमने ग्रंथ, पहला था ग्रंथ, दूसरा था पाठक और तीसरा है कर्मचारी। तीसरा है कर्मचारी। कर्मचारी, ग्रंथों और पाठकों की बढ़ोतरी के साथ पुस्तक कार्य की वृद्धि होती है।
पुस्तकालय के अंदर ग्रंथों की वृद्धि होती है, पाठकों की वृद्धि होती है, उनके साथ साथ पुस्तकालय का जो कार्य है उनकी वृद्धि होती है। अंततः पुस्तकालय प्राधिकरण को कर्मचारियों की वृद्धि के लिए शहर प्रस्तुत रहना चाहिए। रंगनाथन ने क्या कहा है कि पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या के लिए रंगनाथन ने इसके लिए कर्मचारी सूत्र स्टाफ फार्मूला का निर्माण किया है। रंगनाथन द्वारा दिया गया स्टाफ फार्मूला पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो 5वें सूत्र से संबंधित है। रंगनाथन ने इसके लिए एक कर्मचारी सूत्र स्टाफ फार्मूला का निर्माण किया है जिसका अनुसरण किया जा सकता है। यद्यपि समय परिवर्तन के साथ कर्मचारी सूत्र में परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है। तो ये था 5वां सूत्र। अब इसका आ गया सारांश। निष्कर्ष। पुस्तकालय विज्ञान के उपरोक्त 5 सूत्र अत्यंत सरल दृष्टिगत होते हैं, परंतु ये सूत्र अत्यंत सारगर्भित हैं, अर्थात पढ़ने में देखने में ये सरल दिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं, जिसमें पूरा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समाहित है। अर्थात इन 5 सूत्रों के अंदर पूरा पुस्तकालय, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान क्या है? समाहित है। प्रथम 3 सूत्र प्रमुख रूप से अधिकाधिक पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का अधिकाधिक पाठकों द्वारा उपयोग पर बल देते हैं। अर्थात प्रथम 3 सूत्र कौन कौन से? ग्रंथ उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये जो 3 सूत्र हैं ये किसके लिए हैं? पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का अधिकाधिक पाठकों द्वारा उपयोग पर बल देते हैं। प्रथम सूत्र ग्रंथ उपयोग अर्थ है, एक आधारभूत सूत्र है। अन्य 2 सूत्र उसके सहज परिणाम हैं। 2 सूत्र, दूसरा और तीसरा सूत्र किसके परिणाम है? प्रथम सूत्र के। प्रथम सूत्र का नाम क्या है? ग्रंथ उपयोगार्थ है। चतुर्थ सूत्र उपयोगकर्ता के समय की रक्षा पर बल देता है, क्योंकि चौथे सूत्र का नाम है पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जिसमें पुस्तकालय प्रणाली में सुधार लाने की भरपूर संभावनाएं हैं। पंचम सूत्र प्रथम 4 सूत्रों जो पुस्तकालय सेवा के प्रति अत्यंत उत्साहित हैं पर किसी सीमा तक नियंत्रण रखता है। कौन सा सूत्र जो पुस्तकालय की सीमा पर नियंत्रण रखता है? तो पंचम सूत्र। यह सूत्र पुस्तकालय की प्रकृति का द्योतक है और उसके नियोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वस्तुतः यह समस्त सूत्रों उपयोगकर्ता केंद्रित है। वस्तुतः यह समस्त सूत्र किस पर उपयोगकर्ता अर्थात जो पुस्तकों का उपयोग करता है, जिसे पाठक कहते हैं, पाठकों पर केंद्रित है। इसके निहितार्थ दूरगामी हैं। इन्होंने पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। इन सूत्रों का प्रतिपादन करके रंगनाथ ने पुस्तकालय विज्ञान को विज्ञान का स्तर प्राप्त करने में बल प्रदान किया और एक नई दिशा प्रदान की है। आगे है इसके कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं कि ग्रंथ उपयोगार्थ है नामक सूत्र की संतुष्टि के लिए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। द्वितीय सूत्र के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, प्रथम सूत्र के बारे में पढ़ लिया। तृतीय सूत्र ग्रंथ को उसका पाठक प्राप्त हो नामक सूत्र की संतुष्टि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा तृतीय सूत्र है। अनेक सुधार, पाठक का समय बचाइए, चौथा सूत्र है। और पुस्तकालय एक विकास संस्था, ये अभी हमने पढ़ा था, पंचम सूत्र है। तो इनके बारे में आप एक बार और देख सकते हैं, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं मेरे द्वारा जो इसी चैनल पर डाली गई है। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और उसी के साथ ये जो चैप्टर था पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, यह भी कंप्लीट होता है। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 3, जिसके अंदर लाइब्रेरी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एक तो यूएसए के अंदर और यूके के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर जो पुस्तकालय का विकास हुआ था यूके के अंदर और यूएसए के अंदर और यूके के अंदर 20वीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास, इस चैप्टर को हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। और यदि आपने मेरी पीछे वाली ये क्लासें नहीं देखी, आपने पीछे वाले दोनों चैप्टर नहीं देखे, तो उनकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए गुड बाय।